सो हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब कि पीछे जो हमने इंट्रोडक्शन दिया डायमेंशनल एनालिसिस पे, यूनिट एंड डायमेंशन बताया था, उसी के आगे बच्चों थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे और इसके बाद हम कुछ सवाल भी करेंगे जो कि काफ़ी आसान होने वाला है, आप खुद से भी कर पाइएगा। डायमेंशनल एनालिसिस बस एक बेसिक सा चैप्टर है बच्चों, इसमें बस समझना ही होता है कि कैसे किसी का यूनिट लिखना है, कैसे उसका डायमेंशन लिखना है और कैसे उन दोनों को रिलेट करना है। और बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, बस जानना होता है। तो चलिए और बताता हूँ आपको चीज़ें क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हमें यहाँ पे लिखा भी गया है ना बच्चों, एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी पहला चीज़ है उसमें। एनालिसिस करने के लिए पहला चीज़ हमें डायमेंशनल होमोजेनिटी देखना होगा। तो ये होता क्या है, इसका मतलब है कि एवरी टर्म इन फिजिकली मीनिंगफुल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। समझ में आ रहा है आपको? ये बोल रहा है कि अगर कोई मीनिंगफुल हमारे पास इक्वेशन आया है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 होता है जो कि आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमें कि इफ एवरी टर्म इज फिजिकली मीनिंगफुल, अगर इसका मीनिंगफुल होना है इस सभी टर्म का, ऑफ द इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, इन सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखिए इन इक्वेशन इसको में बता रहा है ईच टर्म हैव डायमेंशन ऑफ एल। कैसे आ रहा है, एस जो कि होता था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो उसका बच्चों क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ ही तो है एक, ठीक है। और ये यू टी है, यू मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन, है ना, लेंथ पर मीटर होता है ना बच्चों, इंटू टाइम, ये है ना टाइम। तो ये दोनों तो ऊपर नीचे आएगा, ये दोनों तो बच्चों ऊपर नीचे आएगा, तो ये कट जाएगा, तो एल ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे भी वैसा ही होगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो नहीं होगा ना बच्चों, हाफ है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल होमोजेनिटी में तो उसको लिया नहीं जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे ए है और टी स्क्वायर है। ए मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंटू टाइम का स्क्वायर। तो एक तो काटा जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, लेंथ अपॉन टाइम इंटू ऊपर टाइम है, टाइम टाइम तो चला गया, फिर से क्या बचा, एल ही तो बचा बच्चों, एल ही तो बचा। तो सारा का डायमेंशन हम अगर देखें, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, कैसे निकाला हमने, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, ईच टर्म का हमने अलग अलग निकाला, तो हमें सबका एल ही आ रहा है डायमेंशन। आया कुछ समझ में बच्चों? इसका मतलब कि अगर कोई मीनिंगफुल इक्वेशन है, इसका यूज हम बहुत करते हैं और ये फार्मूला हम ड्राइव भी करते हैं, तो इसमें हर एक टर्म का जो मीनिंगफुल एप्लीकेशन ही होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा, तभी ये वैलिड होगा इक्वेशन और हम यूज कर पाएंगे क्वेश्चन बनाने में। अरे समझ में, हर एक टर्म का सेम होना चाहिए, हर एक टर्म का सेम डायमेंशन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे अगर एक और इक्वेशन में अगर आपको दे दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मीनिंगफुल इक्वेशन है। इसका मतलब इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, सारा का डायमेंशन सेम होगा बच्चों। अरे समझ में, सारा का डायमेंशन सेम होगा। और इसके आगे और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं ना, इसको ऐड कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अगर इस मास है तो ये भी मास होगा, मान लेते हैं बच्चों, है नहीं, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये लेंथ है तो बच्चों ये भी लेंथ ही होगा, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होगा। मतलब जो सेम डायमेंशन होता है तभी तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, सेम डायमेंशन, लेंथ को हम लेंथ में ही ऐड करते हैं, इधर 10 मीटर इधर 5 मीटर तो हो गया 15 मीटर, इधर 10 मीटर इधर 5 लीटर, ऐड करके दिखाइए बच्चों। भाई आप लोग ऐड कीजिए, आपको मैंने टास्क दिया कि इधर 10 मीटर है प्लस 5 लीटर, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करिए बच्चों आप लोग कमेंट में भी बताइए ऐड करने से क्या आएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 10 मीटर और 5 मीटर होता तो 15 लिख सकते थे, लेकिन लीटर और मीटर को कैसे ऐड करें, तो ये अलग अलग डायमेंशन के यूनिट हो गए बच्चों, ये मीटर और लीटर अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इस ये मीटर में होगा तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए, मतलब ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। आगे दिखा रहा हूँ आपको, इतना हैवी नहीं होना है। देखिए आगे वही चीज़ लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे यूजेस हमें देखना है, इसका यूज क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसका यूज क्या है। यूज ये है चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब कितना कंसिस्टेंस है, मतलब कितना सही है
या नहीं है। इंश्योर द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनली इक्विवेलेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। डिराइविंग रिलेशनशिप में क्या आता है, कैन बी यूज टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, रिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन द पीरियड एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये बोल रहा है कि किसी, है ना, फॉर्मूला के बीच में रिलेशनशिप जो टर्म के बीच में आता है ना बच्चों, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ गया, जैसे हमको टाइम पीरियड को रिलेट करना है लेंथ ऑफ द पेंडुलम से, तो बच्चों हम लोग इसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज करते हैं अगर हमें रिलेशन दो टर्म के बीच में निकालना है फार्मूला में, तो ठीक है। देखिए आगे मैं बताऊँगा बच्चों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट का कन्वर्जन भी होता है इसमें। हेल्प द कन्वर्टिंग वन यूनिट सिस्टम टू द अनदर वाइल मेंटेनिंग द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर यूनिट कन्वर्जन भी करना है ना, मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ करना होता है तो वो हम कर सकते हैं उससे। जनरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे और आपको दिखाता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए कुछ स्टेप से बच्चों को ध्यान में रखिएगा, जैसे राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी, ठीक है। इक्वेट द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सोल्व फॉर अ नॉन एक्सपोनेंट इफ नीडेड। अच्छा, चेक इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। पहली बात देखिए बच्चों, ये सब चीज़ें चेक कैसे करिएगा आप, ये सब चीज़ें चेक कैसे करिएगा आप। देखिए अगर मैं आपको बता दूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा कुछ होता है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ईच प्रत्येक क्वांटिटी को लिख लेना है डायमेंशनल फार्मूला में, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद इक्वेट कर देना है, बोथ ऑफ साइड को इक्वेट कर देंगे, कर किया हुआ है। अननोन एक्सपोनेंट अगर नीड है तो उसको लेना पड़ेगा। अननोन एक्सपोनेंट, यहाँ पे तो नॉन एक्सपोनेंट है ना बच्चों, ये सब इसको लेना ही है, ठीक है। और इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए सबका लिख लिया और सबका बस यहाँ पे वी स्क्वायर है, मतलब कि है ना। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन बच्चों, वेलोसिटी का होता है LT-1। कल ही तो बताया था यार आपको, थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रख लीजिए, है ना। तो वी स्क्वायर है तो LT-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी वेलोसिटी है, LT-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2as, मतलब 2 तो कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, तो a क्या हो जाएगा, a के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, LT-2 इंटू सेकेंड क्या है s, मतलब बच्चों क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना बच्चों, तो डिस्टेंस मतलब l हो जाएगा, L2t-2। तो वही स्क्वायर करने के बाद ये भी वही आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा, सारा का डायमेंशन सेम आ गया। इसका मतलब जो सेम डायमेंशन के होते हैं उन्हें ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल आपको दूंगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, देखिए ये यही चीज़ बताता है कि आप हमेशा याद रखिएगा सेम डायमेंशन की चीज़ें को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लीटर में हम 1 लीटर में 5 लीटर ऐड कर सकते हैं, ये मीनिंगफुल होगा। अब 1 लीटर में 1 मीटर ऐड नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ओके, ये ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड कर सकते हैं, याद रखिएगा। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, समझे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मैंने पॉइंट आपके लिए लाया था बच्चों, क्या था कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मान लेते हैं हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी 2mv²। तो इन दोनों का अगर हम डायमेंशन चेक करें तो क्या होगा, देखिए, हाँ डायमेंशन चेक करना है तो मास हो जाएगा m, इस कांस्टेंट का तो नहीं लेते हैं, m/v², मतलब LT-1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी डायमेंशन चेक करते हैं, 2 तो कांस्टेंट है नहीं लेंगे, m हो गया, और ये वेलोसिटी है LT-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हमारे पास आ गए हैं, डायमेंशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे भी डायमेंशन। एक्चुअली में अगर हम सिर्फ डायमेंशन लेकर चलें, इसका डायमेंशन निकाले तो ये आ रहा है, इसका डायमेंशन निकाले तो ये आ रहा है, हमें कांस्टेंट से मतलब ही नहीं, कांस्टेंट हाफ है या 2 है, बट हमें एक्चुअली तो पता है ना, हमें रियल में तो पता है कि हाफ आता है।
हमें रियल में पता है कि हाफ आता है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर, टू नहीं आता है। बट हम अगर हमको नहीं पता हो तो हम कैसे पता करेंगे? हम तो सिर्फ डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशनली ये करेक्ट हो गया तो इक्वेशन, ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया। नहीं बच्चों, अगर कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन हो, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। बट लेकिन इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग, अगर डायमेंशनली रॉन्ग आ गया, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को एम भी लिख दिया तो एम हो गया इसका और भी हो गया एल टी माइनस वन, तो ये डायमेंशनली बच्चों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टू टी माइनस टू ये होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं यही आएगा, और यहाँ पे क्या रहा एम एल टी माइनस वन, तो ये डायमेंशनली ही रॉन्ग है। क्या है ये? डायमेंशनली रॉन्ग है, डायमेंशनली रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। अगर डायमेंशनली कोई अगर डायमेंशनली कोई रॉन्ग हो जाता है ना फॉर्मूला या इक्वेशन, इसका मतलब कि वो बिल्कुल ही गलत ही होगा, फॉर्मूला ही गलत होगा। आ रहा समझ में? अगर रॉन्ग आया डायमेंशन तो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। अगर रॉन्ग आया डायमेंशन तो रॉन्ग ही होगा, और अगर सही डायमेंशन आया तो हो सकता है कि वो फॉर्मूला सही हो, नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा। सही आने का मतलब है कि फॉर्मूला सही है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन गलत आ गया तो कंफर्म है वो गलत ही होगा, समझिए बात को, है ना। अगर इसका डायमेंशन ही रॉन्ग आ गया तो ये कंफर्म गलत है बच्चों। यहाँ अगर हमें डायमेंशन सही आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू आ रहा है, बट ये फार्मूला सही नहीं है, मतलब अगर हमें डायमेंशन सही मिला तो हो सकता है ये सही हो या फिर गलत भी हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। आप ध्यान से बातों को सुनिएगा तो सारा चीज़ समझ में आएगा बच्चों। नहीं आ रहा है तो आप बताइए हमें नहीं आ रहा है, फिर से बताइए, ठीक है। तो बच्चों कुछ सवाल कर लेते हैं यार, सिंपल सिंपल से सवाल हैं। अब सवाल को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़ा मैंने सवाल ला दिया, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, वो भी एनसीईआरटी का सवाल है। कैसे? देखिए, सिंपल पेंडुलम है, जिस बॉब है, बॉब लटका हुआ होता है ना बच्चों, सिंपल पेंडुलम घड़ी देखेंगे तो ऐसे 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 इसमें होता रहता है नीचे, अटैच टू द स्ट्रिंग दैट ऑक्सीलेट, ठीक है। आप बच्चों खुद से ट्राई कीजिए ना, हो जाएगा आपसे, अगर करिएंगे तो, नहीं होगा तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। पेंडुलम जो है जिसका बॉब अटैच टू द स्ट्रिंग है, ऑसिलेट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सपोज डैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखिए पीरियड है ना, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की, ठीक है, जो कि डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स मतलब प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है। मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही तो हुआ बच्चों, एक्सेलरेशन का हमने क्या पढ़ा था डायमेंशन, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू ही तो पढ़ा था, तो यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन ही है, तो एल टी माइनस टू, ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इट्स टाइम पीरियड, अच्छा मेथड यूजिंग डायमेंशन, ठीक है ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हमें पता है कि टी प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ मास एल टी माइनस टू, बट ये जो लेंथ है इसका पावर में क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, पहले हमें नहीं पता है बच्चों। हो सकता है स्क्वायर हो सकता है स्क्वायर नहीं हो, रूट हो, -1/2 हो, कुछ भी हो सकता है यार। तो इसको मान लेते हैं कि इसके ऊपर ए है, इसका डायमेंशन ए मान लेते हैं, इसका डायमेंशन बी मान लेते हैं, इसका डायमेंशन बच्चों सी मान लेते हैं। मैंने खुद से माना है, हमें पता नहीं है तो इसीलिए तो मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो एल के पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, ए, यहाँ से ए आया और यहाँ से सी आया, ठीक है, तो मतलब ए प्लस सी, और एम यहाँ है तो एम आ गया, एम के ऊपर बस एक ही चीज़ है, बी है, ठीक है, और टी माइनस टू है, टी माइनस टू सी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ बच्चों, ये सी इसमें मल्टीप्लाई हुआ और ये सी इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन एल यहाँ पे एल के पावर ए था और यहाँ पे एल के पावर मल्टीप्लाई होगा तो सी आ जाएगा,
तो एल के पावर ए और एल के पावर सी, तो दोनों को गुना करेंगे तो एल एल आ जाएगा और ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, ये तो पता ही होगा। तो ए प्लस सी कर दिया। एम के पावर बी था, एम के पावर बी, और सी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो टी के पावर में -2c आ जाएगा। तो टी के पावर में -2c आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। ओके, अब टी जो है, टी तो बस ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे एम का टर्म क्या है, 0 है, एल का टर्म क्या है, 0 है, टी के पावर क्या है, 1 है ना बच्चों। यहाँ पे है ना, समझ में आ रहा है आपको। और देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दें बच्चों, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो के एक कांस्टेंट ला देंगे। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ तो कांस्टेंट आएगा, हो सकता है आए नहीं है, लेकिन हम लेके चल रहे हैं, कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल के पावर में ए प्लस सी है, और क्या है बच्चों, एम के पावर में है बी है, और पी के पावर में -2c है। कुछ नहीं करना है बच्चों, अब हो गया। कैसे हो गया, देखिए ये जो आया हमें, तो एम के पावर में 0, मतलब एम का डायमेंशन राइट हैंड साइड में जो होगा वही तो इधर भी होगा, है ना। देखिए बच्चों, ये जो एम का डायमेंशन 0 है, तो इधर भी तो 0 ही होगा। किधर गया, एम यहाँ है ना। एम का डायमेंशन जो होगा, यहाँ भी एम का डायमेंशन सेम होगा। दोनों डायमेंशन इक्वेट किया जाता है। देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एम का डायमेंशन क्या है, 0, तो इधर एम का क्या है, बी। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया बी 0 है, एल आ गया, एल का डायमेंशन 0 है, और इधर एल का डायमेंशन क्या है, ए प्लस सी। अरे समझ में बच्चों, है ना, ऐसे हमने किया, एल का यहाँ 0 और एल के यहाँ पे ए प्लस सी, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू -c आ गया। और देखिए यहाँ पे एल के पावर में 1 है, इस टी के पावर में 1 है, तो 1 इक्वल टू उसका पावर बस इक्वेट कर दे रहे हैं, पावर इक्वेट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो पावर इक्वेट करने से क्या आएगा, 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी के पावर में -2c है, तो लिख दो बच्चों -2c, तो सी क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। सिंपल, सी क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा, और सी माइनस हाफ है तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों ए निकाल लीजिए, ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी मतलब कि हाफ। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बहुत आसानी तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इसके आगे और चीज़ें कर लेते हैं। तो ये हमें सी ए और बी ये सब पता चल गया, तो अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, है ना, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये जो टाइम पीरियड था इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टाइम्स, प्रोपोर्शनल मैंने हटा दिया बच्चों, ये प्रोपोर्शनल हटा दिया तो के ला दिया इसके जगह पे। ठीक है, और एल एल था, तो एल के पावर में क्या आएगा, ए कितना है बच्चों, ए कितना है, ए है हाफ। एम के पावर में बी है बच्चों, बी कितना है, 0 है बच्चों। और यहाँ पे क्या था, ये क्या था बच्चों, ये तो एक्सेलरेशन ही तो था, मतलब जी ही तो था बच्चों, है ना, जी ही तो था। तो जी के पावर में क्या आएगा, सी कितना है बच्चों, माइनस का हाफ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ये तो चला जाएगा ना बच्चों, ये तो 0 हो जाए 1 हो जाएगा ना, किसी के पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एल के पावर में हाफ आ गया, और जी के पावर में आ गया माइनस का हाफ। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रूट ओवर एल अपॉन जी, है ना बच्चों। तो टाइम पीरियड मेरे आ गया यहाँ पर रूट ओवर एल अपॉन जी, के टाइम्स ऑफ रूट ओवर एल अपॉन जी। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनली डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये आएगा, डायमेंशन के मेथड से हमने निकाला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। और के जगह पे क्या आएगा, वो कांस्टेंट है, उसके लिए अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हो तो आगे हम बना सकते हैं, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान था यार, तो बिल्कुल आसान था बच्चों, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और आगे बढ़ जाइएगा तो के का वैल्यू यहाँ पे 2 पाई आ जाता है, 2 पाई। ये के का वैल्यू क्या आ जाता है, 2 पाई आ जाता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। टाइम पीरियड आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, आसानी तरीके से आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी सवाल पूछा गया है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड है। ठीक है, फोर्स का यूनिट ये होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। बच्चों कितना आसान है यार, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, और यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको बता भी दिया, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एम मीटर मतलब लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर, एम एल टी -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एम एल टी -2, यही तो ऑप्शन है बच्चों।
सिंपल यार, कितना आसान आया था, आ जाता है सवाल सिंपल सिंपल कभी कभी। चलिए एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन, फार्मूला ऑफ पावर। पावर पावर आपने पढ़ा होगा बच्चों, पीछे पावर पढ़ा होगा, वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम बच्चों होता है, ठीक है। ये होता है वर्क डन, क्या होता है एफ डॉट एस, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वर्क एनर्जी फोर्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही तो हमारा ऑप्शन भी है, यही तो हमारा ये भी आया है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है आपका पावर, ठीक है बच्चों, आसान था। देखिए कितना आसान आया हुआ है सवाल बच्चों। कह रहा है कि यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी व्हेन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज दिस। तो अभी हमने टाइम पीरियड निकाला ना, वो आया था इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रूट ओवर एल बाई जी, यही तो आया था बच्चों, यही तो आया था, ठीक है। और यही यहाँ पे देखिए के जगह मैंने बोला था ना, जब रियल फार्मूला पढ़ेंगे तो 2 पाई आ जाता है, यहाँ भी 2 पाई आ गया, तो ये हमें पता है। और इससे हमें बताना है कि जी का जो जी है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो जी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस 2 होता है, और यही सेम तो डायमेंशन हो जाएगा इसका भी। तो आंसर आ गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं, डायमेंशनल फार्मूला से निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, क्योंकि इक्वेट कर रहा है ना। इसका डायमेंशन क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन टी हो गया, इसका मतलब इस पूरा का डायमेंशन भी टी ही होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का तो हम नहीं लेंगे बच्चों, इसका नहीं लेंगे, और रूट ओवर एल अपॉन जी तो एल का मतलब लेंथ, जी का मतलब बच्चों एल टी माइनस 2 होता है ना, हाँ, यहाँ से एल एल कट जाएगा, सॉरी मुझे जी का तो निकालना ही है, एक सेकेंड मैंने उसी का डायमेंशन लिख दिया, जी का ही निकालना है बच्चों, देखिए है ना, इसमें बोल रहा है कि इसका जी का निकालना है और मैंने जी ही लिख दिया, उसका लिख दिया, तो जी यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट हट जाएगा तो यहाँ पे एल अपॉन जी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं इसका और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर और एल अपॉन जी, ठीक है। तो मैंने अगर इसको यहाँ से आगे देखूँ तो क्या होगा, जी इधर ले गया, जी इधर ले गया और टी को इधर ले आया, तो एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब एल टी माइनस 2। तो डायमेंशनल फार्मूला से हमने भी निकाल लिया, जी का होता है डायमेंशन एल टी माइनस 2, ठीक है बच्चों, एल टी माइनस 2 होता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, चीज़ें समझ में आ रहा होगा, आसानी है बच्चों। कोई सवाल नहीं हो तो ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको चैप्टर नहीं आता है ना, कोई सवाल नहीं हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, सवाल नहीं होंगे भाई, शुरू सवाल किसी से नहीं होते हैं, है ना, किसी से सवाल नहीं होते हैं शुरू में, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आना होगा तो सवाल होने लगेगा। सवाल नहीं हुआ डिमोटिवेट हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सवाल करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप कर भी लोगे। मैंने जो किया ऐसे आपने इसको लिख लीजिए, है ना, आप इसको लिख लीजिए मैंने कैसे किया, और देखिए मैंने कैसे किया, और कल इसी सवाल को खुद से करिए बच्चों, क्यों नहीं होगा यार, अंदर से जिगरा होना चाहिए आपको करने का, ठीक है। सब कुछ होता है दुनिया में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अंदर से इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके।